अच्छा बेटा देखिए, इस क्वेश्चन में अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में है ना, इस क्वेश्चन में यही इसको करते हैं कि इसके तीनों एंगल 60 होते हैं, हम जानते हैं बेटा। ये देखिए, ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करता है, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करता है, ये भी फोर्स सेम होगी, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये 60 है तो ये दोनों एंगल 30 हो जाएंगे, तो इसकी जो नेट फोर्स ऊपर आएगी वो 2F cos 30 होगी, क्योंकि साइन साइन कट जाएंगे। ये ऐसे देखिए ना, जैसे ये F है, इसका F cos 30 इधर आ जाएगा F sin 30। आपने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर लिए, F cos 30 इधर आ जाएगा F sin 30, ये खत्म हो गए। ऊपर को नेट फोर्स आ गई 2F cos 30। इसका मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज पर ऊपर को फोर्स 2F cos 30 लग रही है। फिर इन दोनों की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगी आउटवर्ड, वो भी 2F cos 30 होगी, ठीक है ना। ये इस तरफ F, ये इस तरफ F, और नेट 2F cos 30। जैसे ये दोनों इसको रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों इसको रिपेल करेंगे, ये दोनों इसी तरह इसको रिपेल करेंगे, 2F cos 30, इफ यू आर गेटिंग राइट। बड़ी सिंपल सी बात है, ये दोनों उसको 2F cos 30 से रिपेल करते हैं। हमने सुपरपोजिशन में भी ये क्वेश्चन किया था, लेकिन ये देखिए ना, ये दोनों इसको कर रहे हैं, ये दोनों इसको कर रहे हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि ये इसका सेंट्रॉइड है, इसका कहीं से भी देख लेना, ये डिस्टेंस जो होता है ना, ये r/√3 है, ये भी उतना ही होगा। मान लीजिए कि ये जब ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये रिपेल हो रहा है। मान लीजिए कि सेंटर पर एक चार्ज ये क्यू रखा है, ये नेचुरल और नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ उतना ही अट्रैक्ट करे, ये जितना रिपल्शन है उतना ही ये अंदर को अट्रैक्ट करे। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हम बैलेंस कर देते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, कि ये दोनों मिलकर इसको जितना रिपेल कर रहे हैं ये उसको उतना ही अट्रैक्ट करे, तो फिर तो नेट सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसे लिख देते हैं। देखिए अट्रैक्शन क्या है इन दोनों के बीच, के क्यू 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 क्यू, ये सेपरेशन इतनी होती है r/√3 का स्क्वायर, और राइट साइड पर 2F cos 30। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। देखिए ये आ गया जी, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर बाय 3, 3 ऊपर चला गया, 2F की जगह के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर cos 30√3/2, ठीक है जी। F की वैल्यू यहाँ से ले ली ना। अब देखिए इसमें जो कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये एक स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये जो क्यू आया ये आया जी Q√3/3। अब ये कट जाएगा, ये बन जाएगा Q/√3, लेकिन ये तो हमें पता ही है कि ये नेगेटिव है, सो ये आंसर आएगा -Q/√3। तो ये चक्कर है बेटा, आप समझ रहे हैं कि जो ये दोनों मिलकर इसको रिपेल करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, और ये अकेला ही इन तीनों को अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी मिनिमम की बात होती है ना, अभी हमने एनर्जी पढ़ी नहीं है, जब आगे जाएंगे ना एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको उसमें बकायदा बताऊंगा कि एनर्जी मिनिमम कैसे हम इक्विलिब्रियम में लेते हैं। बाकी चीज़ें तो तकरीबन हो गई, फोर्स 0, ये घूम रहा ही नहीं, इसमें टॉर्क का कोई चक्कर ही नहीं है। देखिए इसके तीनों चार्जेस पर और सेंटर वाले फोर्थ पर भी नेट फोर्स 0 है, कोई घूम नहीं रहा, कोई टॉर्क नहीं है। सेकंड पॉइंट भी वैलिड हो गया, नेट टॉर्क इज 0। एनर्जी मिनिमम है, वो एनर्जी मैं आपको निकालना बताऊंगा, क्योंकि कुछ एनर्जी इसमें पॉजिटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव आएंगी। नेगेटिव एनर्जी कम आएगी, मान लीजिए कि ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव आएगी, वो ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है मिनिमम दिखाई देगी, ठीक है। वो मुझे याद रहेगा, जब हम एक एनर्जी का टॉपिक करेंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, राइट। अब इस क्वेश्चन में आप 1, 2 और 3 को इस पर रिपेल करने लगाएंगे और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं निकलेगा फिर मैं बता दूंगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा आपको ग्रेविटी में इसके बारे में बताना था कि ग्रेविटी में ये कैसे होता है। 2 का एग्जाम्पल मैं ज़्यादा नहीं इस लेक्चर को लंबा खींचता। ये देखिए, जैसे ये एक मास m है, ये एक मास और m है, और सेंटर से ये डिस्टेंस भी r, और ये भी। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है उनका ग्रेविटी से क्या डिफरेंस है।
अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कितनी फोर्स से, जी एम एम बाय 2r स्क्वायर, राइट। अब देखिए नेगेटिव मास नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, नेगेटिव मास नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब इसको रिपेल तो किया जा नहीं सकता, फिर ये इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा। मेरे ख्याल में आपको पता होना चाहिए, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन उसको अट्रैक्ट करता है और रिवॉल्व करके आउटवर्ड फोर्स लगाती है, यानी कि इनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए आउटवर्ड फोर्स चाहिए, वो आउटवर्ड सिर्फ घूम कर ही लग सकती है। तो ये एक दूसरे के अराउंड घूमना शुरू कर दें, इसकी स्पीड भी इस तरफ, इसकी बराबर स्पीड से, ठीक है जी। अब इसकी जो आउटवर्ड फोर्स होगी ना, वो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, टोटल नहीं, वो होगी mv स्क्वायर बाय r। सो ये देखिए, ये जो घूम रहा है, मास m, स्पीड v, रेडियस r, आउटवर्ड फोर्स आई, अगर वो इनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, इसको इनवर्ड बोल देते हैं, इसको आउटवर्ड बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, mv स्क्वायर बाय r जी एम एम बाय 4r स्क्वायर। ये देखिए, सो v आ गया जी एम बाय 4r स्क्वायर। यानी कि अगर आपके ये दो मास जो इक्विलिब्रियम बनाना चाहते हैं, तो इस स्पीड से घूमना शुरू कर दें एक दूसरे के अराउंड, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल मैं इसकी और दे देता हूं, फिर टॉपिक खत्म करते हैं। ये देखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैं आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अनस्टेबल कि क्या क्वेश्चन है। एक प्रॉब्लम यही है कि फिजिक्स में ना, जब टॉपिक हैवी शुरू हो जाते हैं ना, उनके न्यूमेरिकल सेक्शन बड़े जबरदस्त हैं, जैसे कि आ ही रहे हैं। अब ये तीन मास है, अब ध्यान से देखिए, ये रिपेल तो करेंगे नहीं। ये मास इसको F4 से अट्रैक्ट करेगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये इसको F4 से अट्रैक्ट करेगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। और नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ होगी, है ना, सी की तरफ, वो 30 और 30 की वजह से F cos 30, मैं साइन लिख नहीं रहा, साइन कट जाएंगे जैसे वहाँ कट गए। फर्क ये है कि दोनों आउटवर्ड है, ये दोनों इनवर्ड है। इसका अंदर को आएगा 2F cos 30, यानी कि ये दोनों मिलकर इसको 2F cos 30 से सेंटर की तरफ खींचते हैं, फिर ये दोनों मिलकर इसको खींचेंगे, फिर ये दोनों मिलकर उसको खींचेंगे। ये तीनों की फोर्स सेंटर की तरफ एक सी होगी, 2F cos 30, राइट। अब ये बचेगा कैसे, ये तो सिस्टम सेंटर पर कोलैप्स कर जाएगा, है ना। अगर ये अगर इसको कोई और फोर्स ना लगे तो ये सीधे तीनों अंदर की तरफ चल पड़ेंगे, पर ये ऐसे होएगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे घूमने लग जाएंगे। ट्रायंगल बनाते बनाते घूमेंगे, ट्रायंगल को मेंटेन करते हुए घूमेंगे। इसकी स्पीड इस तरफ भी, इसकी स्पीड इस तरफ भी, और इसकी स्पीड ऐसे इस तरफ होगी, राइट। अब देखो, यहाँ अंदर को फोर्स है 2F cos 30 और बाहर को फोर्स होगी, ये बड़ा r/√3 होता है सेंटर से डिस्टेंस, ये mv स्क्वायर ओवर r/√3 आएगा। अब आपकी आउटवर्ड फोर्स और इनवर्ड फोर्स हम बैलेंस कर देते हैं। आउटवर्ड फोर्स है आपकी mv स्क्वायर बाय r, नीचे √3 है वो ऊपर चला गया, mv स्क्वायर बाय r/√3, और इनवर्ड है 2F cos 30, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बन गया जी mv स्क्वायर बाय r√3, 2F की जगह gmm बाय r स्क्वायर cos 30 √3/2, ठीक है जी। ये देखिए, ये कैंसल, √3 के साथ कैंसल, ये एक r गया और एक m गया, तो v क्या आया, gm बाय r √। यार ये वही चीज़ है जिसको आप ऑर्बिटल स्पीड भी बोलते हो, है ना, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अराउंड घूमती है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप घर से करेंगे। उसमें अगर सेंटर पर कोई मास हो तब क्या होगा, ठीक है जी। उसके इसमें अगर सेंटर पर कोई मास हो तब क्या होगा, इसी तरह स्क्वायर वाला होगा। मैं यहाँ बना देता हूँ आपको, जैसे ये 7th क्वेश्चन था, ये 8th होगा। ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 कॉर्नर्स पर 3 मास है, और सेंटर पर एक 2m मास है। अब इसमें याद रखिएगा, इस मास को अगर ये और ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये भी करेगा,
अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी, ठीक है जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी ये जो घूमने वाली स्पीड है ये निकाल देंगे। इसी तरह स्क्वायर में भी कर लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई बात नहीं। और आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। जैसे ये 4 मास हो गए, M M M एंड M, R R, और सेंटर पर एक मास है 4M, ठीक है जी। अब आपने इसकी स्पीड निकालनी है और ये भी उसी स्पीड से होगा, ये भी उसी से होगा और ये भी उसी से होगा, ठीक है जी। सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो आप निकाल ही लोगे, हमने बहुत बार निकाला है। एक लास्ट इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। इसको मैं क्लियर कर दूँ। ये देखिए, अब जब न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो वो क्या होता है, वो देखिए, ये न्यूक्लियस है आपका, ये प्लस क्यू चार्ज है। मान लीजिए r डिस्टेंस पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब ये ऐसे घूम रहा है, इसका मास m है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो वो घूमता है v स्पीड से, है ना, वो उससे जो आउटवर्ड फोर्स लगती है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है एक तरह की, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन पुट कर देते हैं। जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्यू ओवर आर स्क्वायर। आउटवर्ड फोर्स क्या होगी, mv स्क्वायर बाय आर। अब मान लीजिए कि आपको एक न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस पता है, न्यूक्लियस का आपको चार्ज पता है, ठीक है। आप बोलेंगे इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स है। कई बच्चे कहते हैं इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, लेकिन ये जो इसको GMM बाय आर स्क्वायर से अट्रैक्ट करेगा वो कुछ ज़्यादा काउंटेबल नहीं होगी। अगर आपने करना है तो कर भी सकते हो, इसको आप यहाँ GMM बाय आर स्क्वायर इसमें ऐड भी कर सकते हो, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10⁻43 टाइम्स तक भी स्ट्रांग होती हैं। सो इसलिए ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनवर्ड जो नेट फोर्स है, एक तो K बाय आर स्क्वायर है, एक GMM बाय आर स्क्वायर है। अगर दोनों लेनी तो दोनों ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को mv स्क्वायर बाय आर, और इसमें मास अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पता है, चार्ज उसका पता है, और उसके बाद आपको ये पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड वो कितने रेडियस में घूम रहा है, तो आप उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इसमें स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। अब इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की फोर्स जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। इज दैट क्लियर? चलिए बेटा, इतना सफिशिएंट है। अब आप इसमें ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये चार्ज के साथ और मास के साथ, ठीक है, दोनों प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके सेंटर में मास लेने का मतलब है कि अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जैसे ये क्वेश्चन है ना, उसके साथ फिर ज्यादा स्पीड से उसको घूमना पड़ेगा। ये ध्यान से क्वेश्चन देख लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच।